नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरा देश जानना चाहता है कि ओबीसी की संख्या कितनी है भारत में, उसका प्रतिशत कितना है, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। सरकार ना नुकुर कर रही है कि हम नहीं करा सकते, लेकिन हुजूर जातियों की गिनती का हिसाब तो सामने आ चुका है और यह गिनती किसी एनजीओ ने नहीं कराई है। हर चुनाव में बीजेपी को जीतते दिखाने वाले किसी बांगड़ बिल्ले ने भी नहीं कराई है, ना ही किसी टीवी चैनल ने कराई है। तो फिर जातियों की गिनती कराई किसने? तो सुनिए, साक्षात भारत सरकार ने, और वो भी मोदी सरकार ने। आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन सच ये है कि मोदी जी ने जातियों की गिनती का आंकड़ा सामने नहीं आने दिया है। लेकिन आज हम उसका सारा हिसाब सामने रखने वाले हैं। एक लाइन में कहानी यह है कि ग्रामीण भारत के लगभग आधी आबादी ओबीसी है। भारत की राजनीति को समझने के लिए इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। भारत सरकार का एक मंत्रालय है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। बहुत कम लोग जानते हैं इस मंत्रालय के बारे में। रेवाड़ी वाले राव इंद्रजीत सिंह इसके मंत्री हैं। तो सर जी, इस मंत्रालय का एक हिस्सा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO। इस कार्यालय ने 2019 में एक अध्ययन करने का फैसला किया। उसका नाम है ग्रामीण भारत में किसान, परिवार और जोत की स्थिति का आकलन। इस सर्वे में खेती की स्थिति को तो शामिल किया ही गया था, जाति को भी शामिल किया गया, यह समझने के लिए कि किस जाति के किसान की क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। सितंबर में इसकी रिपोर्ट आई है 2021 में। लेकिन चालाकी देखिए कि अपने थके हुए बासी आंकड़ों को ढोल नगाड़ों के साथ पेश करने वाले मोदी जी ने इसे प्रेस सूचना कार्यालय के डस्टबिन में फेंक दिया। 10 सितंबर को एक छोटी सी प्रेस रिलीज भर टांग दी। NSS रिपोर्ट नंबर 587, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स एंड लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया, जनवरी टू दिसंबर 2019। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सरकार ने बहुत होशियारी के साथ इस प्रेस रिलीज को केवल अंग्रेजी में जारी किया है। इसके अलावा 2 और भारतीय भाषाओं में। आमतौर पर PIB की हर रिलीज हिंदी में भी जारी होती है। तमिल और पंजाबी में तो इसको जारी किया गया है, लेकिन हिंदी में नहीं। जाति को लेकर सबसे ज्यादा बवाल कहां है बताइए? बिहार में, यूपी में, MP में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, झारखंड में। इसलिए सरकार ने इसको दबा दिया। मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। अब आइए आंकड़ों पर। 7 राज्यों को इस सर्वे में शामिल किया गया था: तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। इस सर्वे की अहमियत को इसी से समझिए कि इन सब को मिला दीजिए तो लोकसभा की 235 सीटें बनती हैं। फसल चक्र के हिसाब से 2 हिस्सों में पूरे सर्वे को बांटा गया था। पहला जनवरी से अगस्त 2019 और दूसरा सितंबर से दिसंबर 2019। इसका दायरा कितना बड़ा था इसी से समझिए कि 10,000 लोगों से बात करके देश की सरकार बना देने वाले टीवी चैनलों के जमाने में NSO ने पहले दौर में 58,035 घरों को शामिल किया और दूसरे दौर में 56,894, मतलब कुल 1,14,929 घरों को। और सुनिए, ये परिवार है, आदमी नहीं। इस सर्वे में खेती की जमीन और कमाई को जातियों के हिसाब से भी समझा गया, और जो आंकड़े सामने आए हैं उसे सुनकर आपकी राजनीति की सारी समझ हिल जाएगी। ध्यान से सुनिए। खेती के हिसाब से ग्रामीण भारत में ओबीसी की आबादी है 44.4%। जी हां, 44.4%। और आरक्षण 27% देने में छाती फटने लगती है। आगे चलिए। दलित है 21.6%, आरक्षण 15%। आदिवासी है 12.3%, आरक्षण कितना? 7.5%। अगर इन सब को मिला दीजिए तो 7 राज्यों से जमा किए गए आंकड़ों के हिसाब से इस देश में पिछड़ों की आबादी है 78.3%, 2/3 से ज्यादा। और जो तबका अपने आप को संसार का सबसे टैलेंटेड वर्ग होने की दुहाई देकर 73 साल से सत्ता और व्यवस्था की मलाई खा रहा है, उस अन्य का हिस्सा आबादी में केवल 21.7% है। इतना बड़ा सैंपल साइज यह बताने के लिए काफी है कि देश में पिछड़ों की असल आबादी कितनी हो सकती है। इसी आंकड़े के बाद से सरकार की हालत खराब है।
क्योंकि ब्राह्मणों को रिझाने और परशुराम की प्रतिमा लगाने की मची होड़ में अगर जातियों के पूरे आंकड़े सामने आ गए तो राजनीति के तमाम सिद्ध और प्रसिद्ध विधाताओं को इतिहास के पन्नों में विलीन होते देर नहीं लगेगी। सोचिए कि 78% पिछड़ों के देश में राजनीति का कैसा तमाशा हो रहा है। परशुराम सेना, करणी सेना, ब्रह्मर्षि सेना। भारत सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि 74 साल से इस देश में पिछड़ों को किस कदर कुचला गया है और अभी भी वो भूल सुधार के लिए राजी नहीं है। सबको समझ में आ रहा है कि जातियों के पूरे आंकड़े सामने आ गए तो 50% आरक्षण को 75% करना पड़ जाएगा। तमाम राज्यों की सरकारों और पार्टियों के सेनापति प्यादों में तब्दील हो जाएंगे। बड़े बड़े नेता बने घूम रहे क्षत्रप निठल्ले बेरोजगार हो जाएंगे और नए चेहरों का उदय होगा। इसलिए जानबूझकर मोदी जातीय जनगणना से भाग रहे हैं। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मोदी नहीं है, योगी नहीं है, राहुल और ममता भी नहीं है, तो फिर क्या है? इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है जाति। जी हां, जाति। यह यूं ही नहीं है कि जाति जनगणना की तेज होती मांग ने मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। यह वो मुद्दा है जिसने बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक कर दिया। दोनों एक साथ दिल्ली पहुंचे और एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद। इसीलिए जातीय जनगणना की मांग पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर दिया है कि हुजूर, हम जाति आधारित जनगणना कराने में सक्षम नहीं हैं। इससे देश का माहौल खराब हो जाएगा। माहौल खराब इसलिए हो जाएगा कि पिछड़े अपने अधिकार की मांग करने लगेंगे कि हम 27% नहीं 44% के हकदार हैं। माहौल खराब इसलिए हो जाएगा कि रौंदे गए दलितों का स्वाभिमान 15% के उपकार का पन्ना फाड़कर फेंक देगा। वो भारत सरकार के हिसाब से 22% का हिस्सेदार है और आदिवासी कहने लगेगा कि जब हम 12.5% के ओहदेदार हैं तो हमको 7.5% में लपेट कर क्यों रखा गया अभी तक। जो लोग आरक्षण को भीख समझते हैं उनको इन आंकड़ों को ठीक से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और दिल में बैठा लेना चाहिए कि इस देश में टैलेंट के नाम पर शोषण और अत्याचार का जो खेल चला है वो केवल पिछड़ों की सहनशीलता का नतीजा है। लेकिन जमाना बदल रहा है। कॉरपोरेट लुटेरों के हाथ में सौंपे जा रहे संसाधनों के दौर में देश की 78% आबादी के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार सियासत भी बदल सकता है और सरकार भी उसकी आकांक्षाओं को लंबे समय तक उसके दिलों से बाहर आने से रोका नहीं जा सकता। इस आहट को सरकार और समाज जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।